हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा चैनल रामकृष्ण मैथ जोन में स्वागत हो। मैं आज सीएसआर ने दिसंबर 2023 का एप्टीट्यूड पोर्शन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 17 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ 3 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ दिस। क्या है? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस डॉट डॉट करके 30 तक है। तो अभी बताओ 3 किसको किसको डिवाइड करते हैं 30 तक, उसको देख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। 3, 6, 9, 12 और 15, 18, 21, ठीक है, 24, 27 और 30। तो यहाँ पे 3 का पावर कितना हो सकता है? यहाँ से 1 आएगा, 3 यहाँ से भी 3 पावर 1 ही होगा, एक फैक्टर 3 इंटू ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 पावर 1 होगा। समझ रहे हो? मतलब 3 का कितना पावर हो सकते हैं, तो इनको डिवाइड करेगा प्रोडक्ट में, तो ये पूरा का पूरा टर्म ऑल है, तो इनमें से 3 का पावर कितना आ रहा है? यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पावर 1 ही होना चाहिए इंटू 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा, तो 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 पावर 3 करोगे तो 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 10 करोगे मतलब 3 पावर 1 ही है। तो टोटल इनको सम कर दोगे तो यही लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी, लार्जेस्ट फैक्टर, पॉसिबल लार्जेस्ट फैक्टर। इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो टोटल करो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, इसको सम करोगे 2 2 4, 4 2 6, 8 10 14, ठीक है ना। टोटल कितना आ रहा है? 14। तो 3 पावर 14 क्या हो जाएगा आपका? लार्जेस्ट फैक्टर। समझ में आया? देखो मैं बात बोल रहा हूँ, सीएसआर में जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है तो बस प्रैक्टिस का ही जरूरत होता है। मतलब कितना शॉर्ट में कितना स्मार्टली आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिजल्ट पैटर्न सेम ही होता है। आप ये जो सीरीज में प्रोवाइड करूंगा ये एक साल का, मतलब जो क्वेश्चन आया था उनका ऑलमोस्ट मतलब 80-90% क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सीरीज देख लेना, आपके लिए एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। देन थोड़ा बहुत खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, आपका एग्जाम में तो 25 के आसपास मार्क्स बन जाएगा 30 में से। आप बस प्रैक्टिस से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा ही ये देख लो हो जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, डेली 30 मिनट्स करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेली 30 मिनट्स करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम के 2 मंथ्स बिफोर से 2 मंथ्स प्रिपरेशन कर लीजिएगा, 2 मंथ्स 30 मिनट्स करके डेली टाइम दे दीजिएगा, आपका मार्क्स बन जाएगा। हम लोग प्रैक्टिस करके, मैं नहीं गया था, मेरा 14 मार्क्स आया था, बट बात ये है मैं बस 15 to 17 मिनट्स ही टाइम दिया था ओनली। ठीक है, इनके लिए मेरा सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस था, तो मैं बस 15 to 17 मिनट्स ही दिया था, मेरा 14 बना था। मेरा जीरो प्रिपरेशन मैं नहीं लिया था, इसीलिए मेरा 14 हो रहा था। मैं प्रिपरेशन लेता तो 30 मिनट्स टाइम दे पाता, मतलब देता खुद से। मेरा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि मेरा जीरो प्रिपरेशन है तो इसके पीछे क्यों जाऊं, तो मेरे को सब्जेक्ट के पीछे जाना था। ठीक है ना। अब जाओगे तो आपका बिल्कुल 25 बन सकता है, क्योंकि आपके पास 20 क्वेश्चन है, उनमें से 15 करना है। ठीक है, जो भी है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आंसर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 4 स्टूडेंट्स आकाश, विक्रम, रमेश, देवन joined in the college 1991, 1992, 1993, 1994। देखो एक चीज, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं, यूजलेस डेटा भी दिया जाता है क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना, और कुछ नहीं, उनका टेंडेंसी वही होता है। बट आपको ज्यादा कुछ काम करवाना नहीं है उनको बस ये है आप मेन पॉइंट को ढूंढ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना। बट नॉट नेसेसरी इन द ऑर्डर बोल रहा है, ये तो ऐसे ऐसे ईयर में ज्वाइन किए, 4 बंदा है, 4 डिफरेंट ईयर में ज्वाइन किए है, बट ऐसा नहीं है वो सेम ऑर्डर में ही है। ठीक है, ये बस इंफॉर्मेशन है। बोल रहे ई स्टूडेंट ज्वाइन वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। देखो बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि नो स्टूडेंट ज्वाइन इन द सेम डिपार्टमेंट।
नो टू स्टूडेंट मीन्स मतलब कोई चार में से चारों को डिफरेंट डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन होना है, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन था। अभी बोल रहा है वन ऑफ दोज हु ज्वाइन इन द कॉलेज बिफोर 1993 ज्वाइन केमिस्ट्री। देखो 1991 है, 1992 है। एग्जाम हॉल में भी ऐसे डायग्राम बना लेना, आपके लिए एडवांटेजेस तो है ही। बोल रहा है ये भी केमिस्ट्री हो सकती है, ये भी केमिस्ट्री हो सकता है, इससे केमिस्ट्री बोल रहा हूँ। देखो 1993 से बिफोर में जो ज्वाइन किए हैं उन दोनों में से कोई एक केमिस्ट्री होगा। आपको तो पता है मतलब दो सेम होता हो ही नहीं सकता, मतलब चारों ईयर है, चार अलग स्टूडेंट है, चारों का डिपार्टमेंट भी अलग अलग है, ये तो इतना तक मतलब फिक्स्ड हो गया, राइट। बोल रहे नो वन ज्वाइन इन द कॉलेज आफ्टर रमेश। रमेश के बाद कोई ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब रमेश लास्ट है। समझ में आया। 1994 रमेश के लिए फिक्स्ड हो गया। नाउ आकाश ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर देवान। देखो दीवान जो दीवान है उनके बाद आकाश ज्वाइन किए, ठीक है, दीवान के बाद आकाश ज्वाइन किए, बट डिड नॉट ज्वाइन इन केमिस्ट्री। देखो आकाश के बाद आकाश ज्वाइन दीवान के बाद ज्वाइन किए। देखो ये बोल दिया गया है आकाश केमिस्ट्री तो नहीं है, समझ में आया। देन ये दीवान के लिए क्या बोल सकते हैं, नाउ बोला गया है द स्टूडेंट हु ज्वाइन इन 1992 इन द डिपार्टमेंट, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में 1992 वाला बंदा ज्वाइन किया है। अभी सोचो सी हमारे पास फिक्स्ड क्या है, बोल रहे ये केमिस्ट्री है नहीं, ये केमिस्ट्री है नहीं, ठीक है ना। नाउ ये भी फिक्स्ड है, दीवान ज्वाइन फिजिक्स, ये फिजिक्स में ज्वाइन किया है, ये फिक्स्ड है। अभी बोलो ये केमिस्ट्री नहीं है, आकाश केमिस्ट्री नहीं है, देवान है। अभी सोचो इसको मैं देवान लिया हूं, इसको आकाश लिया हूं, तो ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री नहीं है, तो मैथ और बायो में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। बट क्वेश्चन में दिया है 1991 और 1992 में से कोई एक को केमिस्ट्री होना ही चाहिए, समझ में आया, एक को केमिस्ट्री होना है। बट मैं स्टार्टिंग 1991 में देवान को दे दिया हूं, देन क्या हो जाएगा, इसका फिजिक्स हो जाएगा, 1992 में आकाश आ जाएगा, बट उनका केमिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब मैथ और बायोलॉजी में से कुछ है। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों में से एक को केमिस्ट्री होना है, तो यहाँ पे देवान होगा, यहाँ पे आकाश होगा। आकाश का कुछ भी सब्जेक्ट है बट केमिस्ट्री तो नहीं है, और इनका तो फिजिक्स है। देखो अभी खत्म हो गया, क्योंकि पूछा गया ज्वाइन 1992 जो स्टूडेंट बंदा ज्वाइन किया है उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, देवान ज्वाइन किया है, उनका डिपार्टमेंट क्या है, फिजिक्स है। समझ में आया, ये आंसर हो गया। अभी ये बताओ ये कौन होगा, ये विक्रम होगा। बाकी कुछ पता नहीं चाहिए, बस मेरा फिक्स हो गया 1992 में दीवानी है और उनका सब्जेक्ट फिजिक्स ही है, ऐसा होना ही चाहिए। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपको रीड करवा रहा है वो लोग, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा टाइम लग रहा है, बट आपको 2 मिनट ही लगेगा। इसको ऐसे डायग्राम प्लॉट करो, 1992 1990 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, और उनके नीचे नीचे उनके बारे में जो डेटा आपको मिल रहा है उनको प्लॉट कर मतलब लिखते जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो समझ में आया 1992 में कौन है, देवान है, उनका सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है। क्लियर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन को बस रीड करने मतलब वो लोग आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, ठीक है। तो उनके लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप पक्का डर जाओगे कि आप सोचोगे कि मैं तो करके ही नहीं आया हूं, तो मेरा रीड करने का फायदा क्या, मैं सब्जेक्ट में चलता हूं। जैसे मैं गया था, मेरा सब्जेक्ट पे ही भरोसा था, क्योंकि मुझे पता था मैं पढ़ के ही नहीं आया हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया नहीं हूँ, तो मेरा कैसे मतलब उतना कॉन्फिडेंस होगा कि हो जाएगा कुछ। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, बोल रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है फ्रॉम ए 2 डिजिट नंबर सम ऑफ इट डिजिट सब्सट्रैक्टेड। आप सोचो कुछ भी एक 2 डिजिट नंबर ले लीजिएगा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 डिजिट फर्स्ट नंबर क्या 10 है, उनमें से बोल रहा है उनका जो डिजिट है उनको हटाओ, तो क्या होगा 9 होगा।
अच्छा, आपका एक डिजिट 11 है, उनमें से किसको हटाओ, 1 प्लस 1 को हटाओ, इसका भी 9 आ रहा है। मतलब कुछ भी करो, जैसे मैं 2 डिजिट नंबर कुछ भी 2 1 लिया हूं, उनमें से उनका जो डिजिट है उनका साम हटाओगे, 21 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सब में लग रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो आप ऐसे क्या बोलते हैं, आप कुछ प्रोसीड्योर नहीं पता है तब भी कर सकते हो। मैं एक अप्रोच बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई एक रैंडम, मैं तो आर्बिट्ररी लिया हूँ, 10 11 21 कुछ भी, 99 माइनस 9 प्लस 9, इसका मतलब 99 माइनस 18, ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आपका 81 हो जाएगा। ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब बाकी जो ऑप्शंस है बाकी किसी से डिवाइड हो सकता है बाई चांस, बट 9 से तो ऑल डिवाइड हो रहा है ना, तो इसीलिए बोल सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक्स वाई टाइप का ही तो 2 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट एक्स वाई कोई रियल नंबर है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एक्चुअली, 10x प्लस वाई, ये क्या आप बोलते हैं ना, 10x प्लस वाई, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करके वाई के साथ ऐड करोगे, यही तो रिप्रेजेंटेशन है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है 10x प्लस वाई माइनस उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो डिजिट है एक्स एंड वाई, जो डिजिट है उनका साम को सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है। इसका मतलब 9x आ रहा है, समझ रहे हो। मैं आर्बिट्ररी नंबर लिया हूँ, 2 डिजिट नंबर ऐसा होता है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 10x प्लस वाई। आप बोलोगे एक्स वाई जेड एक थ्री डिजिट नंबर है, ठीक है ना। मैं जनरलाइज कर देता हूं, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ऐसा ही होता है ना। ना उनके लिए भी लगाओगे, बट यहाँ पे 2 डिजिट है, उनमें से उनका जो डिजिट है उनका साम को सब्सट्रैक्ट करने बोल रहा है। ये 9x आ रहा है, ऑलवेज 9 से डिवाइड होगा। आपको ऑप्शन में आपको पता है ये एमसीक्यू होता है, एक ही ऑप्शन सही होता है, बट आपको श्योर लग रहा है 9 से तो डिवाइड होगा ही ना भाई, बाकी किससे होगा पता नहीं, ठीक है ना, 9 से हो ही रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 9, यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन है तो भाई लॉजिकली ये 9 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे एक्स कौन है, एक्स को मैं ऐसा कुछ ले लूंगा, जैसे एक्स को मैं 4 ले लिया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो। एक्स को मैं 5 ले लिया हूँ, 5 से डिवाइड हो जाएगा, बट इन जनरल ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। समझ में आया। एप्टीट्यूड ऑलवेज एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यू होने का फायदा है आप कॉन्फिडेंट हो आपका अप्रोच से, तो फर्स्ट में जो ऑप्शन दिखेगा उसको ही करके आ जाना। 2 ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन में आपको क्या बोलते हो, ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि यूनिक आंसर ही है, एमसीक्यू है तो ओके। तो आपको आपको प्रोसेस के ऊपर बिलीव है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली बाकी ऑप्शन को रीड करना ही मत, टाइम बच जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये राउंड ऑफ एरर से क्वेश्चन दिया था, बोल रहे राउंड ऑफ एरर ऑफ दिस। देखो मैं आपको रिजल्ट बोलता हूँ, लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो 4.585, ठीक है, ठीक है, इतना तक होगा तो, इतना तक होगा तो आपको बोला है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखो, ठीक है। आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 2 डेसिमल कितना है, इतना है। उनके लास्ट टर्म क्या है, 5, 5 के बाद कोई टर्म नहीं है, 5 के बाद कुछ नहीं है, मतलब था रह सकते हैं वो बस 0 0 ही है, मतलब 0 0 करके कुछ है, 0 के बाद कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कुछ नहीं, मतलब 5 के बाद 0 को छोड़ के कुछ नहीं नंबर रहना, मतलब नहीं रह सकते हैं, ठीक है। 2 डेसिमल प्लस तक लिखना है, और 3 डेसिमल पोजीशन में 5 है, उसके बाद ओनली 0 रह सकते हैं और कोई नहीं, इफ होगा। ये सेकेंड पोजीशन में क्या है, इवन नंबर है। आपको 2 डेसिमल तक बोला तो आपका आंसर हो जाएगा 4.58। समझ में आया। आपको 2 डेसिमल तक बोला तो 2 डेसिमल तक लिखो,
थर्ड पोजीशन में 5 होना चाहिए, उसके बाद ओनली 0 रह सकते हैं और कोई नहीं। 0 भी नहीं है तो ठीक है, पर थर्ड पोजीशन में 5 के बाद ओनली 0 रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता है। उनके लिए रूल है, उनका मतलब सेकेंड पोजीशन में इवन नंबर होगा तो वो चेंज नहीं होगा। 8 था 8 रह जाएगा। नाउ ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 4.575। ठीक है, 4.5 अच्छे से लिख रहा हूं, 4.575 देन 0 रह सकते हैं। मैं बोल चुका हूं 5 के बाद कोई 0 को छोड़ के और कोई टर्म नहीं रह सकते, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई नहीं। ओके, 2 डेसिमल तक ही लिखना है। ये थर्ड पोजीशन में 5 है, सेकेंड पोजीशन में कौन है, ऑड नंबर है। इफ होगा ऑड तो हमें 2 डेसिमल तक लिखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.58। समझ में आया? तो क्या है, जितना डेसिमल तक लिखना है उनके नेक्स्ट टर्म 5 होगा, उस 5 के बाद ऑल टर्म्स 0 हो सकते हैं और कुछ टर्म ही नहीं रहे। ठीक है, देन जितना पोजीशन में लिखने बोला, यहाँ पे 2 डेसिमल तक लिखना है एंड सेकेंड पोजीशन पे ऑड नंबर है, वो 7 था 8 हो जाएगा। ये कोई एक ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, ऑड नंबर जो था उनके साथ 1 ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे इवन नंबर था, ये बस इवन ही होगा, इनके साथ कुछ ऐड नहीं होगा। समझ में आया? ये एक रिजल्ट है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4.58500001। समझ रहे हो? मैं जो रिजल्ट ये बोला हूं 1 एंड 2, मैं बोला हूं आपको 2 डेसिमल तक लिखना है। ये जो है पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल है, उनके नेक्स्ट टर्म 5 होना चाहिए। 5 ये तो ठीक है, ये तो 5 है दिया है, बट मैं बोला था 5 के बाद ऑल 0 हो सकते हैं और कुछ टर्म ही नहीं रहेगा। बट यहाँ पे तो 0 है, बट और एक 1 टर्म आ गया, मतलब 5 से थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे रूल क्या होगा, 5.59। समझ रहे हो? यहाँ पे ये जो रिजल्ट में 1 2 कंडीशन लगाया था, इसका मतलब क्या है, ये 8 क्या है, इवन नंबर है। ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं चेंज होना चाहिए, 4.58 ही होना चाहिए। बट मैं बोला हूं 5 के बाद कोई टर्म है तो उसको 0 ही होना है, देन ये रूल होल्ड होगा। बट यहाँ पे 0 को छोड़ के भी एक टर्म 1 आ गया तो 5 मतलब 2 डेसिमल तक बोला था, 8 और एक इंक्रीज होके 9 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रिजल्ट 1 एंड 2 है, बट 2 डेसिमल तक लिखने बोला, थर्ड पोजीशन में 5 है, उसके बाद ऑल जीरोस होना चाहिए, देन जाके होल्ड होगा। बट यहाँ पे 0 को छोड़ के एक पॉजिटिव टर्म आ गया तो 8 था 9 हो गया, यहाँ पे 7 होगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद और एक कोई एक पॉजिटिव नंबर है। समझ में आया? तो आपका आंसर होगा थर्ड। मैं रूल को कुछ अच्छे से फॉर्मल वे में लिखा नहीं हूं, बट बार बार रिपीट कर दिया हूं। मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? आपका आंसर होगा 3। तो ये क्या होगा, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो यूट्यूब देख के कुछ भी करके आपको क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-4 साल पहले शायद क्वेश्चन दिया होगा, उसको अभी दे दिए है और 2-3 साल बाद में फिर से रिपीट कर देंगे तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा। तो आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? देखो, वो लोग आपको कैसे कॉन्फ्यूज करते हैं उनका मैं प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहा हूं। इन ए फैमिली ऑफ 4 इंजीन, मतलब एक फैमिली है चारों मेंबर का। इंजीनियर इज द सन ऑफ द केमिस्ट। देखो, सी से केमिस्ट डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है, इंजीनियर है, इंजीनियर है। ठीक है, तो इंजीनियर क्या है, इनका सन है। समझ में आया? इंजीनियर इनका सन है। नाउ द ब्रदर ऑफ द टीचर, देखो यहाँ पे टीचर है, टीचर है,
ये कौन है? टीचर का ब्रो है, ब्रादर। इसका मतलब ये क्या है? ये मेल है, ये तो फिक्स्ड हो गया। समझ में आया? केमिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं, बट इंजीनियर जो है वो मेल हो गया क्योंकि वो टीचर का ब्रादर है तो मेल होगा। ठीक है, वो ब्रो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ। जो अभी जो मतलब जो गर्ल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को ब्रो ब्रो बुलाते हैं, वैसा नहीं। ठीक है ना? ये देन क्या हो गया? ये तो मेल फिक्स्ड हो गया। नाउ क्या बोला है? केमिस्ट इज द वाइफ ऑफ लॉयर। देखो केमिस्ट क्या है? वाइफ है। अच्छा सॉरी, एरो इधर होगा। वाइफ ऑफ किसका? लॉयर का। इसका मतलब क्या? ये क्या हो गया आपका? केमिस्ट तो फीमेल हो गया पक्का। ये क्या हो गया? मेल। भाई वाइफ है तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। फीमेल मेल मेल फिक्स्ड हो गया। पर टीचर का अभी तक वो फीमेल है कि मेल है पता नहीं। वो फीमेल भी हो सकते, मेल भी हो सकता है। ये है मेन कॉन्फ्यूजन। अभी देखो, मदर ऑफ द टीचर क्या है? ये क्या है? मदर। ये क्या है? इनका मदर। समझ में आ रहा है? अभी मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी सोचो क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज नेसेसरीली ट्रू, मतलब होना ही है। बोले टीचर इज द सिस्टर ऑफ इंजीनियर। टीचर कौन है? इंजीनियर का सिस्टर है। अभी बताओ टीचर बॉय है कि गर्ल है? आपको पता नहीं। मैं तो मान सकता हूँ टीचर मेल है। टीचर मेल है तो देन बोल रहे टीचर इज द सिस्टर ऑफ इंजीनियर। हो नहीं सकते। समझ रहे हो? क्योंकि वो सिस्टर नहीं होगा, वो ब्रदर हो जाएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन गया आपका। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है टीचर इज द सन ऑफ केमिस्ट। भाई सेम कॉन्सेप्ट आ गया। बोल रहे टीचर, केमिस्ट तो टीचर का मदर है, बट मैं सपोज टीचर को इस टाइम फीमेल मान लिया। देखो फीमेल और मेल में दोनों पॉसिबिलिटी है, इसीलिए बोला गया नेसेसरीली कौन सा ट्रू है। तो टीचर को इस टाइम में फीमेल मान लिया हूं, देन बोल रहे टीचर इज द सन ऑफ केमिस्ट। भाई डॉटर होगा, राइट? तो सेकेंड ऑप्शन गया। लॉयर इज द फादर ऑफ टीचर। जो लॉयर है वो टीचर का फादर है, ये तो कंफर्म है ना। ये लॉयर भाई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये टीचर का मदर केमिस्ट है, तो ये क्या लॉयर क्या है? उनका फादर है, ऑफ कोर्स फादर। समझ में आया? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी देखो, लॉयर इज द ब्रदर ऑफ टीचर, ब्रदर ऑफ टीचर। ठीक है, लॉयर इज द ब्रदर ऑफ टीचर। ये तो भाई मतलब यूजलेस है, फादर है उनका। तो ऐसा ऑप्शन क्यों देखे रखा है पता नहीं, वो चेक ही नहीं करना है आपको। थर्ड ऑप्शन सही है। समझ में आया? तो ऐसे डायग्राम बनाओ खुद से और क्वेश्चन बनता जाएगा। डिफिकल्ट उतना कुछ है नहीं, आप ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन बनता जाएगा। ठीक है, इतना ही आसान था। बट फिर भी ये हेल्प के लिए तो है ना। जैसे आप कोई क्वेश्चन को सोच रहे हो, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो कि नहीं, तो उनके लिए ये वीडियो को आप मतलब क्या बोलता है, ऐसे साइड हेल्प आप रख सकते हो कि मेरा जो कॉन्सेप्चुअली मैं यूज कर रहा हूँ वो सही हो रहा है या फिर गलत, उसको चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन देखो, एवरेज मंथ एक्सपेंसेस इन रुपीस दिया गया है। ठीक है, इस चार्ट में दिया गया है, समझ रहे हो? ठीक है, नाउ बोला गया हुई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एंगल। भाई ये जो सर्किल है हमारा, टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री है ना। नाउ बोल रहे सेंट्रल एंगल कोरोस्पॉन्डिंग टू अमाउंट स्पेंड फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के लिए कितना है? 3000 अमाउंट है, उनके लिए कितना एंगल बनेगा? भाई अभी सोचो, टोटल इतना कुछ सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये है, ट्रैवल है, फूड है, मेडिसिन है, एडुकेशन है, टैक्स है, सब कुछ है ना। तो सबका सम करूंगा। ठीक है, देखो मैं 1000 को बार बार नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे 6 है, ये 6 से स्टार्ट कर रहा हूं इन डायरेक्शन में। ठीक है, 6 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15। ठीक है, समझ में आया? तो इन सबको ऐड कर लीजिएगा। इन सबको ऐड करने से क्या होगा? ये 20 30 30
30 और 20 क्या होगा, 30 20 50, 50 20 क्या होगा, फिर 70, 70 और 7 3 10, 80 और 60 40 क्या होगा, 90, 90 था और 1000 था, राइट। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, इतना रुपीस, आरएस में लिख देता हूं। अभी बोलो 360 डिग्री के लिए टोटल कितना रुपीस है, 90,000, समझ में आया। तो 1 के लिए कितना है, सॉरी सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो उल्टा लिखो, समझ में आया, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, बस उल्टा। 90,000 रुपीज के लिए 360 डिग्री, समझ में आया। 1 रुपीज के लिए कितना, 360 डिग्री बाय 90,000। नाउ 3000 रुपीज के लिए कितना ना, 360 क्रॉस 3000 बाय 90,000, इतना डिग्री हो जाएगा आपका, इतना डिग्री हो जाएगा आपका। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0 0 0 कट गया और ये 0 ये 0 कट गया, 9 इंटू 4 हो गया, तो 4 इंटू 3 12 डिग्री, समझ में आया। टोटल हमारा जो एंगल है ये क्या है, 360 डिग्री है। 360 डिग्री कितने के लिए, टोटल अमाउंट का सम कर लीजिएगा, एक के लिए कितना है और 3000 रुपीज के लिए कितना एंगल है उसको ही कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है। तो यही था, सीधा सीधा था। इतना बड़ा सा डायग्राम देख के मतलब कॉन्फ्यूज हो जाओगे। मैं बोलूंगा ये जो 1000 में है और लाखों में है कुछ है ना, उनका कितना है, ये छोटा छोटा टर्म का सम कर लीजिएगा। 1000 को बार बार लिखोगे तो टाइम जाएगा, कॉन्फ्यूज भी हो जाओगे। तो मैं 1000 कितना था उसको सम करके 1000 लिख दिया एकदम डायरेक्टली। 90 हुआ था, उनके साथ 90,000 बना दिया, तो आपको कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होगा, 1, समझ में आया। आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 6 क्वेश्चन हुआ है अभी तक, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। सी, इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म। जो टर्म गया है इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है क्या 8 3 को डिवाइड करेगा, ऐसे चेक करो। 3 4 को डिवाइड करेगा, ऐसे चेक करो। मतलब जो टर्म गया है 8 जो गया है, उनके बाद में जो टर्म है 3 है, 3 को 8 डिवाइड करता है कि नहीं, ऐसे चेक करने के बोला है। हाउ मेनी टर्म्स आर डिवाइड करते हैं, देखो 8 तो 3 को डिवाइड नहीं करता, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, एक एक करके चेक कर लेते हैं। 4 9 को नहीं करता, 4 9 को नहीं करता, 9 3 को नहीं करता, उल्टा कर जाएगा। बट बोले है प्रीसीडिंग टर्म, जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म, मतलब 8 प्रीसीड, मतलब 8 गया, उसके नेक्स्ट टर्म 3 है, 3 को 8 डिवाइड करता है कि नहीं, ये है उनका मीनिंग, समझ में आया। तो 9 3 को डिवाइड नहीं करता, इतना तो गया। 3 5 को नहीं करता, ये भी गया। बट 5 9 को भी नहीं करता, ये भी गया। बट 9 9 को करता है, और ये दूसरा वाला 9 भी करता है। तो 9 9 को डिवाइड करता है, ये हुआ, 9 9 को डिवाइड करता है, इतना हो गया। 9 4 को डिवाइड नहीं करता, 4 5 को डिवाइड नहीं करता, 5 6 को नहीं करता, 6 भी 3 को नहीं करता, बट 3 3 को डिवाइड करता है। जो जो डिवाइड कर रहे हैं उनको मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। 3 को डिवाइड करता है, ये हो गया। 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 7 को नहीं करेगा, 7 2 को नहीं करेगा, 2 3 को नहीं करेगा, बट 3 9 को डिवाइड करेगा, ये जो लास्ट, और 9 9 को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास कितना आया भाई, एक टर्म है, दो टर्म है, 3 है, 4 है, 5 है। हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय, आंसर क्या होगा 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, समझ में आया। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना आसान था। आपको बस क्वेश्चन में क्या दिया है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म का मतलब क्या है वही समझना था, ठीक है, क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये तो हो गया। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोला गया है द फॉलोइंग 13 ऑब्जर्वेशन। देखो 13 ऑब्जर्वेशन है, तो ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा गया है। जो मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट में बोलूंगा, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या दिया है, डेटा दिया है 13 के लिए, मतलब 13 जो ऑब्जर्वेशन है उनके लिए दिया है। मीन कैसे फाइंड करता है भाई, मीन मीन्स एवरेज, मतलब जो टर्म है उन सबका सम कर दो, टोटल नंबर ऑफ जो है उनका सम करो, जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है, मैं बोल दिया हूं। मीन का फॉर्मूला का कोई यूज है नहीं, समझ रहे हो। यहाँ पे 13 ऑब्जर्वेशन है, उनके लिए जितना जितना है उन सभी का सम ऊपर में लिखना है, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 13 से डिवाइड करना है। समझ गए हो, ये मीन फाइंड करना ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, बट यहाँ पे इसका जरूरत ही नहीं है। ये लोग स्मार्टली आपको ऐसे पूछा है कि आपसे हो जाएगा। अभी देखो मोड कैसे फाइंड करते हैं। मोड फाइंड करने का तरीका मैं आपको बोल रहा हूं। आपको मोड फाइंड करने का तरीका ये है, कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट किया है। यहाँ पे देखो 65 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार रिपीट किए हैं। कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट किए हैं वो उनका मॉड बन जाता है। यहाँ पे 61 को चेक करके देखो, एक बार, दो बार, तीन बार है। 63 को चेक करके देखो, एक बार ही है। 62 एक बार है, 83, 84 भाई लग रहा है 65 5 बार रिपीट किए हैं, तो मोड मैक्सिमम जो है उनको ले लेंगे, ठीक है ना। दिख रहा है मैक्सिमम जो टर्म रिपीट करेगा उनको लेंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। तो मोड मीडियन फाइंड करने का तरीका क्या है। देखो मैं मीन फाइंड करने का तरीका बोल दिया हूं, बट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, बाद में बोलूंगा क्यों नहीं करना है। मॉड फाइंड करने का तरीका बोला हूं, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट किए हैं उनको बोल देंगे मोड। मीडियन फाइंड करने का तरीका क्या है, जो डेटा दिए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे छोटा कौन है, 61, 61, सॉरी सबसे छोटा 60 है, 60, 61, 61 है, देन 62 है, देन कौन है ना 63 भी है, देन कौन है 65, 65 5 बार है, 65, 65, 65, 65, 65 5 बार हो गया। और कौन है 83 है, 84 है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कौन बच रहा है 61 3 बार है, सॉरी 61 3 बार है। तो क्या करना है आपको, जो डेटा दिए गए हैं मतलब 13 ऑब्जर्वेशन के बारे में, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। यहाँ पे 13 टर्म्स है, 13 में से मिडिल टर्म कौन होगा, जो 7th पोजीशन में है, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7th पोजीशन में है, जो मिडिल टर्म है, मीन्स 13 में से क्या है, इधर 6 है, इधर 6 है, मिडिल में 1 है, टोटल 13 ना। तो मिडिल टर्म जब ऑड हो जाएगा क्या करोगे, जब ऑड हो जाएगा उनका मिडिल टर्म ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, n/2 + 1/2। समझ रहे हो, ठीक है ना। जब इवेन हो जाएगा, सॉरी जब इवेन हो जाएगा उनके लिए फॉर्मूला बोल रहा हूं, n/2 + 1 करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियन। तो क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और उनका मिडिल टर्म जो होगा वही हो जाएगा उनका मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन इक्वल टू क्या है, 65 ही आ रहा है। अभी सोचो तो क्या हो जाएगा, मॉड इक्वल टू मीडियन है यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली जो आया मॉड इक्वल टू मीडियन। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं मीडियन से मॉड बड़ा है, ये गलत है। मीडियन से मॉड बड़ा है, ये भी गलत है। मीडियन मॉड इक्वल है, ये हो सकता है। और यहाँ पे मीडियन मॉड देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेस देन बोला गया है, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। अभी सोचो मीन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, तो आपका माइंड में क्या होना चाहिए भाई, देखो मॉड फाइंड करना ऑलवेज इजी होता है। आपके पास ऐसे 13 कंपाउंड्स का सम करना है, बहुत सारे टाइम टेकिंग है ना, पर उनका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए ही दिए है क्वेश्चन,
तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक छुपा हुआ है। तो ऑप्शन ऐसे वो लोग चूज किए हैं कि आपको मीन चेक करने का जरूरत नहीं है, बट मॉड एंड मीडियन आप इजीली फाइंड कर सकते हो, इसीलिए उन दोनों को चेक करो, ऑप्शन डिस्कट करने की कोशिश करो, हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, बैड लक, मीन को भी कैलकुलेट करो, देन आ ही जाएगा। बट मीन फाइंड करने का फॉर्मूला बोल दिया हूँ, मॉड फाइंड करने का टेक्निक बोल दिया हूँ, मीडियन फाइंड करने का टेक्निक बोल दिया हूँ, और आपका आंसर भी आ गया 3। समझ में? ये सीरीज देखने का फायदा क्या है, ये सीरीज आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉड, मीडियन और क्या बोलते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, मोड, ये तीनों को कैसे टैकल करते हैं उसके बारे में आइडिया लग जाएगा आपको। कभी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, आप तुरंत इसको कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है ना? पेन कहाँ गया? ठीक, जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, कंसीडर द इक्वेशन दिस वन। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 पावर 4। बोला क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विद x एंड y इंटीजर। बोल रहे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, x ग्रेटर देन 4, y ग्रेटर देन 4। वो बोल रहा है x 4 से बड़ा हो जाएगा और y 4 से बड़ा हो जाएगा, तो उनका सॉल्यूशन बन जाएगा। मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 6 लिया हूं, फर्स्ट ऑप्शन गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 6 ले लोगे, क्या हो जाएगा, 3 पावर 6 माइनस 3 पावर 6 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 3 पावर 4 बन रहा है। बट हम लोग ले सकते हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से इसको लिया, तो ये क्या आ गया, आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन था ये क्या है, गलत है। समझ में? सेकेंड ऑप्शन में बोला है x 5 से बड़ा है, y 3 से बड़ा है। सेम वे मैं एक्स वाई को इक्वल लिया हूं, उनको 6 के साथ इक्वल ले लिया हूं, फिर से सेकेंड ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है x ग्रेटर देन 6, y ग्रेटर देन 2। भाई x इक्वल टू वाई ले लो और उनको 7 ले लो इक्वल टू, ठीक है ना? तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि भाई ले सकता हूं ना, बोला गया x ग्रेटर देन 6, y ग्रेटर देन 2, मैं दोनों को इक्वल टू 7 ले सकता हूं ना, x का वैल्यू भी 7 चूज कर सकता हूँ, y का वैल्यू भी 7 चूज कर सकता हूँ, बट इनका सॉल्यूशन तो नहीं बन रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी गया। आपका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो? तो तुरंत एक ही एग्जाम्पल के थ्रू में, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 7 चूज कर लिया ना, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तुरंत डिस्कार्ड हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये मैथ्स, आपका मैथ्स का एप्टीट्यूड है और आप मैथ्स से ही हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये सब कुछ नहीं है ना, देखने से ही बन रहा। गुड। छोड़ो भाई, क्या हो रहा है? देखो ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये स्टैट प्रोबेबिलिटी से फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, दो क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2023 में। एक्स का दिया गया है, वाई का बोला गया है, ये क्या है,
मतलब बोला गया है मीन इज 0। आप सोचो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 100 टर्म्स है, यहाँ पे टोटल 100 टर्म्स है, मतलब इवन यहाँ पे 150 है, ये भी इवन है ना, तो इनका मीन 0 बोल रहा है, ठीक है ना। एंड सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, एच डी जो है, एच डी ऑफ एक्स इक्वल टू एच डी ऑफ वाई दिया है, ठीक है, उसको छोड़ो, हमारे पास मीन तो 0 है ना, मीन 0 है ना, तो मैं x1 x2 डॉट डॉट करे जो जो 100 है, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 को 1 लिया, x2 को -1 लिया, x3 को 1 लिया, x4 को -1, ऐसे ऐसे करके जाऊंगा, x99 को 1 लूंगा, x900 को -1 लूंगा, 1 -1 1 -1 करके लूंगा, इवेंट टर्म है, मतलब ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, तो ऐसे लूंगा, इनका मीन 0 हो जाएगा। और y के लिए जो था y1 y2 करके जो 150 था, उनको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, y1 को 1 लिया, y2 को -1, y3 को 1, y4 को -1, मतलब 1 -1 1 -1 करके लेते जाऊंगा, तो यहाँ पे इन केसों में क्या होगा ना, 1 कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स 1 होगा, और बाकी 50 टर्म -1 लिया हूं, समझ रहे हो, देन 0 बन जाएगा मीन। यहाँ पे क्या लिया हूं, अल्टरनेटिव वे में लिया हूं, यहाँ पे क्या ले रहा हूं, 1 कितने हैं 75 टर्म्स लिया हूं, और उनका अल्टरनेटिव जो बाकी 75 टर्म्स बच रहे हैं उनको -1 लिया हूं, समझ में आया। नाउ बोला गया हमेशा 1 to 100 i इक्वल टू 1 to 100 बेसिकली, ठीक है ना, एक्स आई स्क्वायर, इसको करोगे तो भाई 1 स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके इतना 100 टर्म तक जाओगे, सो सीधे बात है 100 बार 1 का सम, तो ये 100 हो जाएगा। अच्छा, समेशम i इक्वल टू 1 to 150 वाई आई स्क्वायर करो, ये भी तो 1 और -1 का कॉम्बिनेशन है, उनका स्क्वायर करोगे तो 150 हो जाएगा ना, समझ में आया। तो इन दोनों का रेशियो के बारे में पूछा गया है, तो समेशम i इक्वल टू 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर बाई समेशम i इक्वल टू 1 to 150 वाई आई स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होगा भाई 100 बाई 150 आ गया ना, तो ये 0 0 काट दो, 5 to 10 5 3 2/3, समझ में आया। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं स्मार्टली लिया हूं कि मीन 0 दिया है, तो इसीलिए ऐसे 1 और -1 को कॉम्बिनेशन लिया हूं, बाकी कुछ नहीं पता, बस मीन के बारे में आइडिया था। मीन क्या होता है, ऑल टर्म का सम बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वही होता है। तो उन लॉजिक को लगा के यहाँ पे मीन दोनों के लिए 0 बोला गया है, उसको लगाया, सीधे सीधे कैलकुलेट किया, कोई फॉर्मूला की जरूरत है ही नहीं। मीन मीन्स एवरेज होता है भाई, ये जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में मीन बोलते हैं ना, वो एक्चुअली एवरेज है, हम लोग एवरेज पता है ना, सबको दो 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 फ्रूट्स दिए हैं, किसी को 2 4 5 6 दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं उनको एवरेज मीन्स गौर जो बोलते हैं, तो क्या है उन सबका सम करो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करो, तो सबको इंडिविजुअल मिल जाएगा। जैसे मेरे को 2 दिए हैं, मेरा एक दोस्त को 4 दिए हैं, तो क्या करोगे, एवरेज क्या मिलेगा 2 और 4 बाय टोटल नंबर ऑफ मैं और मेरा दोस्त 2 है, तो क्या होगा 6/2 इक्वल टू 3, दोनों को 3 3 दोगे तो गौर में मिलेगा, एवरेज में मिलेगा, उसको मीन बोलते हैं, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, समझ में आया। नेक्स्ट, सी बोला गया है टू रेक्टेंगुलर पीस land both having all sides and diagonal are the whole number of matrix areas in ratio 4:3, and the smaller piece has diagonal 41 and one side is 9। भाई देखो, दो रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है, ठीक है, इतना और एक स्मॉलर, समझ रहे हो। स्मॉलर के बारे में बोला गया है डायगोनल तो आपका
41 है और एक साइड क्या है 9 है, ठीक है। तो भाई तीसरा साइड फाइंड कर सकते हो, ये 90 डिग्री है, तो ये तीसरा साइड को x मान लोगे, x नहीं मानने का जरूरत नहीं, तीसरा साइड क्या होगा 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। इसको कैसे करोगे आप, कैलकुलेटर में जाने का जरूरत नहीं है, इसको क्या करोगे a प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक करो, देखो पता चलेगा 41 प्लस 9 ये हो जाए 32 इंटू 50, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0, इनका स्क्वायर रूट लेना है, राइट, वही तो ये जो अपोजिट एंगल मिल जाएगा, तो इनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो दूसरा वाला मिल गया। अभी अभी बोलो, ये जो ये स्मॉल स्मॉल को एस से डिनोट कर रहा हूं, लार्ज को एल से डिनोट कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ स्मॉल क्या होगा 2 इंटू 9 इंटू 4, यही होता है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एरिया ऑफ लार्ज क्या होगा फिर, देखो मैं इसको ए ले रहा हूं, इस साइड का लेंथ इसका बी ले रहा हूं, तो 2ab हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है ना 4:3, क्या बोला है 2 रेक्टेंगुलर पीसेस लैंड इन द 4:3, ठीक है ना, रेशियो कौन सा का रेशियो, लैंड बोथ हैविंग ऑल साइड एंड डायगोनल होल मैट्रिसेस हैविंग द एरिया इज 4:3, तो आपको पता है, तो इनका एरिया का सम क्या होगा भाई, जो लार्ज है उनका बड़ा होगा, तो 2ab बाई 720 इक्वल टू 4/3, इनको कैलकुलेट करो, ए बी इक्वल टू क्या होगा 4/3 इंटू 720/2, इसको 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 हो गया, समझ में आया, समझ रहे हो कि उन दोनों का रेशियो दिए है, एरिया का रेशियो दिए है, तो 4 मीन्स लार्ज का ही होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, हमारे पास आया फाइनली ए बी इक्वल टू 480। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, क्योंकि बोला गया है बिगर द बिगर पीस हैज द स्मॉलर डायगोनल, इसका मतलब इसका मतलब जो ये बिगर पीस है इनका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये तो लेस देन 41 से लेस देन है, लेस देन 41 से छोटा है। नाउ मैं ऐसे रैंडमली ले रहा हूं कि 480 को, मतलब थोड़ा बहुत ऑप्शन को देख के आप कोशिश करने की कोशिश करो, मतलब ब्रेक करने की कोशिश करो, इसको मैं 480 को 16 इंटू 30 कर सकते हैं, 16 इंटू 30 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे तो किसी एक को 30 ले लो, किसी एक को 16 ले लो, तो देन क्या बोलते हैं ये डायगोनल है, तो डायगोनल को फाइंड करने का तरीका क्या होगा 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 900 प्लस ये क्या होगा, कितना होता है भाई 256 होता है आई थिंक, हाँ 256 होता है, 1156 हो जाएगा, और 1156 का रूट करके देखो तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो 34 बन जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये 16:30 में ही कैसे लिए हो, भाई ऐसे क्या होगा 12 इंटू 40 का भी पॉसिबल है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देखो कि दोनों का स्क्वायर का रूट करके ये चारों ऑप्शन में से एक आ जाएगा, वही एक मेथड है, मुझे तो और नहीं लगता, समझ रहे हो। तो मैं एक्चुअली कैलकुलेट किया था, 2 3 टाइप से ट्राई किया था, तो उनमें से देखा 16x30 को बन रहा है, तो इसीलिए आप पूछ सकते हो कि आप कैसे डायरेक्टली 16:30 को ही चूज कर लियो, आपको कैलकुलेशन होना चाहिए, 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर करोगे तो 34 ऑप्शन बन जाएगा, और वो 34 क्या है लेस देन 41 है, उनसे छोटा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, आपका आंसर होगा 4। आपको वो लोग 20 क्वेश्चंस देते हैं, उनमें से आपको 15 करने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आपको 20 ही क्वेश्चन ऐसा दे देंगे सभी इजी है, मतलब सभी शॉर्ट में होगा, कुछ कुछ होगा लेंदी अप्रोच होता है, लेंदी टाइम टेकिंग ना, टाइम लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम लेते हैं, उसको आपको इसीलिए स्किलफुल होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन को आप चूज करें फॉर एग्जाम।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन कुछ मिलेगा जो मैं जैसा बंदा हूं कि 0% के साथ एप्टीट्यूड गया था और बस 15 टू मतलब 15 to 16 मिनट्स ही टाइम दिया था। तो हमारे लिए ऐसा क्वेश्चन तो मस्त है। कैसा है? हुईज ऑफ द ऐसा नहीं था कि मैं एप्टीट्यूड करके जाता तो नहीं होता, मेरा प्रैक्टिस नहीं था तो इसीलिए मेरा नहीं होता, ठीक है ना। हुईज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर 10, 11, 12, 13 कैन बी रिटन एज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। भाई इंटीजर कौन होता है? इंटीजर जेड है, मतलब मीन्स क्या होता है? जीरो होगा, +-1, +-2, +-3 चलता जाएगा। ये सभी इंटीजर है। ये बोल रहा है चार इंटीजर्स का स्क्वायर का सम फॉर्म में लिखना है। भाई 10 को लिखो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या हो गया? 1 + 9 10 हो गया। भाई बाकी को 0 स्क्वायर रख दो, हो जाएगा। तो 11 को लिखो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो गया? 11 हो गया, बाकी को 0 स्क्वायर ले लो। 12 को कैसे लिखोगे? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखो हो गया। 13 को कैसे लिखोगे? 13 को लिखने का तरीका है 9 + 4 लिख दोगे, इसका मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख दिया, बाकी को 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बना दो। समझ में आया? हमारे पास इंटीजर्स का स्क्वायर का चारों इंटीजर का सम चाहिए। चार डिस्टिंक्ट होगा ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस कोई भी चार इंटीजर्स का स्क्वायर का सम वो होना चाहिए, ऐसा होगा। ऑल हो रहा है भाई, 10 भी हो रहा है, 11 भी हो रहा है, 12 भी हो रहा है, 13 भी हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल। आंसर हो जाएगा 4। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। समझ रहे हो क्या है क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। उस टाइम दिमाग में आना चाहिए कि आपको डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहा है, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। अदरवाइज तो दिक्कत बढ़ जाएगा। आपका दिमाग में वो होना चाहिए कि वो नहीं बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का स्क्वायर का सम, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। सी देखो, यहाँ पे बोला गया है व्हेन अलार्म गोज ऑफ पुलिसमैन एक्स एंड वाई चेस थिप टी। देखो थिप कौन है? थिप टी है, ये टी है। अच्छा सोचो, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टी है, एक्स और एक्स टी मतलब उनको चेस कर रहा है, ठीक है। Initially, the distance between x and y is 4 times between the t and x। देखो t and x, ठीक है, इन दोनों के बीच में सपोज क्या डिस्टेंस है? मैं मान रहा हूं क्या बोलते हैं, अच्छा 1 डिस्टेंस है, ठीक है। तो x एंड y के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 टाइम्स है उनका, इसका मतलब 1 इंटू 4 4 है। इसको आप कुछ भी मान लीजिएगा। अच्छा मैं इसको r डिस्टेंस मान लेता हूं, ये 4r है। समझ में आया? नाउ if x runs twice as faster as t and y rides twice as faster as x, समझ रहे हो? सपोज एक्स का वेलोसिटी मतलब वो जो रन कर रहा है, वो जो स्पीड है, ठीक है ना, इनका रनिंग क्या है? किमी/आवर्स भी है, ठीक है। एक्स का बोल रहा है ट्वाइस मीन्स 2 भी होगा, वाई का बोल रहा है एक्स का डबल, ये 4 भी होगा, ऑब्वियसली किमी/आवर। समझ में आया? किमी/आवर, ठीक है ना। नाउ बोला गया है कौन किसको पहले कैच करेगा। देखो सॉरी, टी को ही कैच करना है, एक्स वाई दोनों मिलके कैच कर रहा है, कौन पहले जाएगा। इन दोनों में से डिस्टेंस को तो कितना है? 4r प्लस r, टोटल 5r डिस्टेंस है। नाउ 5r डिस्टेंस के लिए 5r डिस्टेंस है और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? s बाई टी इक्वल टू v होता है ना। s मीन्स मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, समझ रहे हो? तो वही तो वेलोसिटी होता है। नाउ हमारे पास वेलोसिटी क्या दिया गया है? वेलोसिटी
फॉर देखो स्पीड 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 दिया गया है ना, तो भाई टी का भी तो स्पीड था, टी का तो स्पीड भी है ऑलरेडी, मतलब टी भी इधर रन कर रहा है, आपको वो दिमाग में रखना है, टी रन कर रहा है, वाई पीछे से उधर रन कर रहा है, तो वाई के लिए मतलब वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ये क्या बोलता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और वाई, वाई के लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 4v माइनस v इक्वल टू 3v किमी पर आवर, ठीक है। और ये क्या था, ये क्या था आपका, ये क्या था 5r, ठीक है ना, समझ रहे हो 5r था, तो आपके पास टोटल क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम फॉर वाई, देखो टाइम फॉर वाई को मैं सफिक्स में लिख दिया हूं, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं लिख सकता हूं, टाइम इक्वल टू एस बाई वी लिख सकता हूं ना, तो एस क्या है, यहाँ पे 5r है, मतलब 5r डिस्टेंस है, अच्छा आर का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है ना, इसको 1 लिया हूं, इसको 4 लिया हूं, तो टोटल 5 हो जाएगा, आर लिखने का जरूरत नहीं है, 5 मतलब इनका 1 लिया हूं, ये 4 टाइम्स, ठीक है, तो 5 और इनके लिए 3 भी, ये यहाँ पे भी v इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब 5/3 आवर्स टाइम लगेगा। टी एक्स के लिए कितना है, टी एक्स के लिए कितना होगा, डिस्टेंस कितना है, एक्स एंड टी के बीच में 1 है, और ट्रैवल कितना, मतलब स्पीड वेलोसिटी क्या है, इनका ऑलरेडी v इक्वल टू 1 है और इनका 2 है, तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी 2 माइनस 1 होगा, ये आवर्स हो जाएगा, तो 1/1 मीन्स 1 आवर्स हो जाएगा। भाई इनके लिए 1 आवर्स टाइम लगेगा, y के लिए 3 मतलब 5/3 मीन्स कितना, 1.7 समथिंग कुछ होगा ना, 1.7 कुछ होगा, तो इसका मतलब क्या है, x के लिए कम टाइम लगेगा t को कैच करने के लिए, x विल कैच t फास्ट, समझ में आया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आपको ऐसे ये क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस होगा उनका सॉल्यूशन बाद में देंगे। थैंक यू।